मैं डॉक्टर हशमत हबीब आपको आज की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। आज हम BANC 132 के बारे में पढ़ेंगे और आज असल में हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें हमारा जो ब्लॉक 2 है जिसमें हम ह्यूमन इवोल्यूशन और वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। ये ब्लॉक हमें ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में समझाने की कोशिश करता है। ये जो हमारा ब्लॉग है इसमें हम इवोल्यूशन में जो डिफरेंट टाइप्स के इवोल्यूशंस होते हैं, अडैप्टेशंस होते हैं या थ्योरीज जो दी गई उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में ही हम वेरिएशन जो ह्यूमंस में आजकल देखने को मिल रही है, जो रेशियल क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं वो देखने को मिलती है, वो हमारा आज के इस टॉपिक का एक मेजर पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की। और ह्यूमन इवोल्यूशन में हमें सबसे पहले ये समझना है कि इवोल्यूशन होता क्या है। देखिए, इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने जब 1857 में इस टर्म को इस्तेमाल किया था, इवोल्यूशन टर्म को, असल में वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि किस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, डिफरेंट स्पीशीज का, कि वो और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में सामने आ रहे हैं। तो उस टाइम हर्बर्ट स्पेंसर ने इस इवोल्यूशन टर्म को इस हिसाब से हमें समझाने की कोशिश की कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई एनिमल आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पेश करे और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में पेश करे, उसको उसने एट द टाइम, एट दैट मोमेंट इस्तेमाल किया था इवोल्यूशन के मामले में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर देखा गया, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं या हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे हम एनिमल्स या ह्यूमंस के बारे में बात करने की कोशिश करें कि किस हिसाब से वो अपने आप में चेंजेस ला ला के नई स्पीशीज में कन्वर्ट होते हैं, नए प्रजातियों में कन्वर्ट होते हैं। तो ये असल में टर्म इवोल्यूशन का मकसद है। तो अब हमने समझ लिया कि इवोल्यूशन जो है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कंप्लीटली एक स्पीशीज कन्वर्ट होती है दूसरी स्पीशीज में। मैंने कल के क्लासेस में भी आप लोगों को समझाया था, एक और टर्म आती है जिसको हम एडाप्टेशन बोलते हैं, या एक और टर्म आती है जिसको हम एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं हमें असल में चेंजेस ही दिखा रही हैं, थोड़ी बहुत फर्क ही तो दिखा रही है, बट जब हम इवोल्यूशन और एक्लिमेटाइजेशन और एडाप्टेशन को आपस में जोड़ते हैं तो तीनों का जो मकसद है वो डिफरेंट है। जब हम एक्लिमेटाइजेशन की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये एक टेम्पररी चेंज है किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में या किसी पर्टिकुलर फंक्शन में हमारी बॉडी के, जो हमने समझ लिया कि अगर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएं जहां पे हम थोड़ा बहुत इमेंट करने की कोशिश करें, जैसे धूप आ रही है तो हम मेलानिन पिगमेंट लेके आ रहे हैं, या अगर हम किसी ठंडे इलाके में जा रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी बॉडी थोड़ा बहुत चेंज करेगी। इसी तरीके से होता है एडाप्टेशन। और एडाप्टेशन असल में एक थ्राइविंग फोर्स है जो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस हिसाब से एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है जो इसको इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा फायदेमंद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको एक डक की एग्जांपल दी थी जहां पे हमने समझ दिया था कि एक डक जब नॉर्मल थी तो उसके पास वेपर्ड फीड्स नहीं थे, लेकिन उसने जब उस एनवायरनमेंट में रहना स्टार्ट किया जहां पे पानी रहा, जहां पे उसने मोस्ट ऑफ द टाइम्स पानी में ही अपनी गुजा निकालनी है, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट को और फास्ट करने के लिए या अपनी नेविगेशन को और ज्यादा दुरुस्त करने के लिए उसने वेपर्ड फीड्स का इस्तेमाल किया। तो वेपर्ड फीड्स आहिस्ता आहिस्ता एक एडाप्टेशन बन गई। लेकिन अगर यही एडाप्टेशन इस तरीके से हो जाए कि इसके पास एक ऐसा कैपेबिलिटी आ जाए, इसके पास कुछ ऐसी चेंजेस आ जाए जिससे ये ऑलमोस्ट एक नया स्पीशीज क्रिएट हो, ऑलमोस्ट एक नया स्पीशीज बन जाए, उसको हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब जाके इस इवोल्यूशन की जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग किस्म के इवोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, जैसे हमारे पास पैरेलल इवोल्यूशन होता है, जैसे हमारे पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, जैसे हमारे पास को इवोल्यूशन होता है, या जैसे हमारे पास एडाप्टिव रेडिएशंस होते हैं।
तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं या ऐसे कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इवोल्यूशन के जो कहीं ना कहीं इस इवोल्यूशन को थ्राइव करते हैं, कहीं ना कहीं इस इवोल्यूशन में अपना हाथ बटाते हैं। जैसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास होमोलॉग्स ऑर्गन्स होते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट्स में चले गए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उस इन्वायरमेंट में फंक्शन तो स्टार्ट की या अपने हिसाब से वहां पे कुछ इवोल्यूशन किया, लेकिन उनका जो ऑर्गन सिस्टम था, जैसे हम वेल्स की बात करते हैं, बैट्स की बात करते हैं, तो बैट्स या वेल्स की जब हम बात करते हैं, उन दोनों का जो फोर लिम्ब होता है वो एक होमोलॉग्स ऑर्गन है। तो उसका जो और इसका जो आपस में पैटर्न है, जो फंक्शनिंग है, वो सेम देखने को मिल रही है। उसका जो ओवरऑल ऑस्टियोलॉजिकल पोर्शन है वो सेम देखने को मिलती है। दैट मींस कहीं ना कहीं आपस में ये एक दूसरे के साथ मिले थे। फिर आगे आगे वो एक एनवायरनमेंट में चला गया, ये दूसरे एनवायरनमेंट में चला गया, तो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ। इसी तरीके से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जहां पे हमारे पास जो अनरिलेटेड स्पीशीज होते हैं, जो ना एक दूसरे को जानते हैं, ना ही आपस में कोई एंसेस्ट्रल कनेक्शंस हैं, बट एट द सेम टाइम उनके पास ऐसी एडाप्टेशंस होती हैं जो दोनों सेम फंक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बटरफ्लाईज होते हैं, हमारे पास बर्ड्स होते हैं, दोनों के पास विंग्स होते हैं। बटरफ्लाई भी किसी ना किसी तरीके से उड़ती है और बर्ड भी किसी ना किसी तरीके से उड़ता है, लेकिन जब हम उन दोनों के वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपस में रखते हैं तो वो टोटल में डिफरेंट है। बटरफ्लाई का विंग टोटल डिफरेंट है और बर्ड्स का विंग टोटल डिफरेंट है। इसी तरीके से हमारे पास को एवोल्यूशन एक टर्म है, और को एवोल्यूशन में हम असल में समझते हैं कि दो अलग अलग स्पीशीज आपस में इस तरीके से आपस में बंधे हुए हैं, एक ऐसी रिलेशनशिप बनाई है, दोनों अपने आप को इस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, इवॉल्व करते हैं ताकि दोनों का फायदा हो। जैसे हमारे पास होता है एक पॉलिनेटर एंड प्लांट रिलेशनशिप, जैसे हम देखते हो, आप देखे होंगे हमिंग बर्ड आपने देखा होगा, और एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिन्होंने अपने वो जो पेटल्स होते हैं इस तरीके से रखे होते हैं ताकि बस हमिंग बर्ड ही वहां पे चला जाए, और हमिंग बर्ड ने भी अपनी वो चोंच उसी हिसाब से डिफाइन की होती है, अडेप्ट की होती है ताकि वो उसी पर्टिकुलर फ्लावर के लिए वहां से नेक्टर निकाल सकता है। एट द सेम मोमेंट वो आपस में पोलन जनरेशन या पोलिनेटर का रोल भी करता है। तो ये असल में आपस में को एवोल्यूशन हमें दिखाता है। फिर इसी तरीके से पैरेलल इवोल्यूशन होता है, यहाँ पे हम एक देख पा रहे हैं कि अलग अलग स्पीशीज दो अलग अलग तरीकों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसी तरीके से एडाप्टिव रेडिएशन हम देख रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज मल्टीपल अलग अलग किस्म की स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी, बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंडीशंस, द एनवायरनमेंट, द क्लाइमेट, वो सारी चीजें, या फूड, बहुत सारे अलग अलग चीजों के मामले में एक पर्टिकुलर स्पीशीज अपने आप को अडॉप्ट करके एक डिफरेंट स्पीशीज और एक डिफरेंट सीरीज ऑफ स्पीशीज क्रिएट करती है। जब हम अभी आगे जाके डार्विन की बात करेंगे तो वहां पे हम इसके बारे में और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब जाके हमारे पास सबसे पहले कुछ थ्योरीज आई। देखिए, इवोल्यूशन को समझना या ऑर्गेनिक समझना एक बहुत ही डिटेल कंसेप्ट है, और इवोल्यूशन को समझने के लिए बहुत सारे हमारे पास अलग अलग व्यू पॉइंट्स आए, और अलग अलग व्यू पॉइंट्स में लोगों ने इस हिसाब से हमें समझाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं एक ने एक पर्टिकुलर ड्राइविंग फोर्स या ड्राइविंग फोर्स को इस्तेमाल किया या मेजर फोर्स को इस्तेमाल किया, कहीं ने बोला कि एडाप्टेशन इज द मेजर रूल दैट प्लेज पार्ट, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने बोला नहीं, हमारे पास म्यूटेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास फिर नेचुरल सिलेक्शन का भी रोल है। तो जब हम थ्योरीज को आगे जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा व्यू पॉइंट आएगा कि बाकी लोगों ने कैसा किया और आजकल हम किस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल हम किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यू पॉइंट हमारा आज का बनेगा। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं थ्योरीज की, मल्टीपल थ्योरीज दी गई, बहुत सारी थ्योरीज दी गई, और जहां पे हमें समझाया गया कि यार ऐसे इवोल्यूशन हो सकता है, ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, या ऐसे इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है। The first one that basically was a complete theory kind of a thing, जिसने प्रॉपर तरीके से हमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की, उसका नाम था जीन बैप्टाइस्ट पेरी एंटनी डी मोनेट लेमार्क। तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जीन बैप्टाइस्ट लेमार्क के नाम से जानते हैं, या लेमार्क के नाम से, मोस्ट ऑफ द जेपी लेमार्क के नाम से जानते हैं। लेमार्क ने बेसिकली एक ऐसी थ्योरी सामने रखी। ये एक फ्रेंच आदमी थे, और इसने एक थ्योरी ऐसे सामने रखी जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। बिकॉज इससे पहले लोग ये समझते थे कि हम ऐसे ही आए हैं और ऐसे ही रह चुके हैं,
इसी तरीके से कुछ लोगों का मानना था कि रिलीजियस टर्म्स में ऊपर वाले ने या भगवान ने या गॉड ने लोगों को बनाया है और इसी तरीके से बनाया, एक नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव था। लेकिन लेमार्क ने पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझाने की कोशिश की कि नहीं, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ वेल इक्विप्ड टेक्निक जिससे ये सारी प्रोसेस होती है, जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता लोग दिन ब दिन चेंज होते जा रहे हैं और हम एक स्पीशीज से होकर दूसरी स्पीशीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसने कुछ प्रपोजल्स के बारे में बात की। सबसे पहले इसने बात की इंटरनल अर्ज। देखिए, हम एक ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे हम एक ऐसे इंडिविजुअल की बात करें जिसने अपने आप को चेंज करना है, या इसने अपने आप को अडॉप्ट करना है, या इसने अपने आप को एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स की, उसके बाद हमारे पास आए होमो हैबिलिस, फिर आए होमो इरेक्टस, फिर आई नेanderthalensis, फिर आई क्रो-मैग्नान्स। तो ये एक ऐसी सीरीज आगे आगे चलती गई जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिले। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये लेमार्क कैसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसने 4-5 प्रपोजिशंस दिए, जहां पे सबसे पहला इसने टर्म हमें समझाया जिसको इसने बोला इंटरनल अर्ज। पहले हम अलग अलग प्रपोजिशंस को पढ़ेंगे, इंटरनल अर्ज क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, न्यू नीड्स क्या होती है, या यूज एंड डिसयूज क्या होता है। उसके बाद हम इसको एक प्रॉपर वेल इक्विप्ड कंडीशन में लेके आएंगे कि ये होते कैसे। The first thing Lamarck talked about was internal urge. तो इंटरनल अर्ज होता क्या है? इंटरनल अर्ज असल में इसके उस इन्वायरमेंट के साथ जो इंट्रैक्शन है वो है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ऐसे इन्वायरमेंट में बैठा हूं जहां पे पानी बहुत ही कम है और मुझे अपनी एक इंटरनल अर्ज है और पानी पीने की, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ ऐसे चेंजेस लानी पड़ेंगी अपने आप में जिससे मैं और जमीन खोद के पानी निकालूं। तो ये मेरा एक इंटरनल अर्ज है, मैं अंदर से किसी चीज को चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम डियर की बात करते हैं, जो इसने ही एग्जांपल दी थी जिराफ की, तो वहां पे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नॉर्मल तरीके से जो हमारे पास जिराफ होता है वो असल में एक डियर की एक प्रजाति थी। तो अंदर से एक इंटरनल अर्ज उठा कि वो बोल रहा है नहीं, यहाँ पे पत्ते सामने को मुझे नहीं मिल रहे, तो मुझे वो वाले पेड़ खाने जो थोड़ा ऊपर थे। तो इसमें इंटरनल अर्ज थी कुछ ऊपर अपनी गर्दन लेने की और ज्यादा ऊपर जाने की, ये एक इंटरनल अर्ज थी। दूसरा है न्यू नीड्स, रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। तो असल में किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जब आप रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस की वजह से आपको उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ रहा है, और फॉर दैट यू हैव टू कंपनसेट विद दैट एनवायरनमेंट। आपको उस एनवायरनमेंट में ढल जाना है और उसके लिए आपको कुछ नई चीजें चाहिए अपनी बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस की बात करते हैं, वो उस एनवायरनमेंट में रहते थे जहां पे वो पेड़ पौधों के ऊपर तो नहीं उतना रह सकते थे जितना वो जमीन पे खाते पीते थे। लेकिन जमीन पे रहने से वहां पे पता चला कि वहां पे बहुत सारे प्रेडेटर्स भी हैं। तो दौड़ने के लिए उनके पास एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस प्रेडेटर से भी आगे दौड़े, या उसके पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे वो प्रेडेटर को भगा सके। तो ये आपको असल में नई नीड्स चाहिए आपकी बॉडी में। आपका बॉडी स्ट्रक्चर इतना ठीक होना चाहिए, या आपके अपोजिबल थंब की बात करते हैं तो पहले तो ये नॉर्मल था, अपोजिबल नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक नीड बनी कि हम चीजों को ग्रास्प करना चाहते थे। तो ये एक नई नीड थी इन्वायरमेंट की, तब जाके आप सूटेबल हो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिए। तो ये हमें कहलाते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यू नीड्स टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस या टुवर्ड्स द रिएक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। फिर आता है तीसरा, जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और या इससे भी पहले हम पढ़ेंगे यूज एंड डिसयूज। एक और पोस्टुलेट इसने दिया, बोला कि हम एनिमल्स किसी ना किसी तरीके से अपने कुछ ऑर्गन्स को या तो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे या तो इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से जो हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ रही हैं, और जो हम ना ही इस्तेमाल कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है।
तो इसका मकसद ये था कि हम एनवायरनमेंट में बैठने से वो चीजें जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आगे जाके और ज्यादा अच्छी कंडीशंस में सामने आएंगी, और वो कुछ चीजें जो आप आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना छोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं फिर टूट जाती है, वो कहीं ना कहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था इसका कंसेप्ट यूज एंड डिसयूज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने समझाया कि हमारे पास, हम इंसान, हमारे पास जो निकोटिन मेम्ब्रेन होता है, ये चीज आहिस्ता आहिस्ता हमने खत्म की, हम इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिजेनरेट हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इसी तरीके से उसने एग्जाम्पल दी थी कि अगर यही ऑर्गन अब और ज्यादा इस्तेमाल करोगे, जहां पे इसने समझाया था कि वो डियर अपनी गर्दन को और ज्यादा खींच रही थी, और ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी, तो जिसकी वजह से उसमें और ज्यादा एडेप्टेशन देखने को मिली। तो वहां पे इसने समझाया कि ये है यूज एंड डिसयूज थ्योरी। उसके बाद इसने समझाया कि जो भी चीजें अब इसने चाहे यूज एंड डिसयूज थ्योरी की, या इसने कोई ऑर्गन को इस्तेमाल किया है तो वही के ऑर्गन जो सामने अभी ज्यादा कंडीशनड फॉर्म में है, या इसने इंटरनल अर्ज की वजह से किसी ऑर्गन को जनरेट किया, या इसने कहीं ना कहीं न्यू नीड्स की वजह से अपने आप में चेंज लाई, ये सारी चेंजेस फिर क्या होती है, ये शिफ्ट होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इसने समझाया कि ये हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के मामले में है। तो यही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो इसने चाहे यूज एंड डिसयूज करके इस्तेमाल किए थे, चाहे इसने वो नॉर्मल तरीके से इंटरनल अर्ज के इस्तेमाल से इस्तेमाल किए थे, या इसने वो न्यू नीड्स के इस्तेमाल से किए थे, वो सारे फिर शिफ्ट होते हैं नई जनरेशन में, वो फिर इनहेरिट हो जाते हैं आने वाली प्रजातियों में, आने वाली स्पीशीज में। तो ये थे असल में कुछ पोस्टुलेट्स जो हमने लमार्किज्म के बारे में समझे। अब इसी चीज को हम जब एक शेप देने की कोशिश करें कि ये प्रोसेस कैसे करता है, ये सिचुएशन होती कैसे है, तो तब जाके हमारे पास एक सिस्टम ऐसा बनता है जिसको हम समझते हैं कि ये लेमार्किज्म की एक एडेप्टेबिलिटी का कंसेप्ट था। सबसे पहले एक इंडिविजुअल में इंटरनल अर्ज उठती है, अंदर से कहीं ना कहीं कोई ख्याल उठता है, या अंदर से कहीं ना कहीं इसको एक तड़प उठती है किसी चीज के बारे में। चाहे फॉर एग्जाम्पल मुझे इस पेड़ पे चढ़ना है, तो ये एक इंटरनल अर्ज है मेरी। और जब आप इस इंटरनल अर्ज को इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ रिफ्रेम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं देख रहा हूं कि यहां बहुत ज्यादा धूप हो रही है, तो बहुत सारा धूप होने की वजह से मेरी बॉडी में जो हेयर्स है वो ज्यादा है और मुझे ज्यादा धूप लगती है। तो इंटरनल अर्ज की वजह से मैं चाहता हूं मेरी बॉडी में ये जो हेयर्स है ये खत्म हो जाए। तो ये एक एनवायरनमेंट के साथ आप इंपैक्ट कर रहे हो। जब ये एनवायरमेंटल चेंजेस आप में आहिस्ता आहिस्ता होने का असर आ रहा है, तो आप नई नीड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अब आप अपनी बॉडी में वो चेंजेस ढूंढना चाहते हो, जैसे हमारी बॉडी में ज्यादा मोटी स्किन ना हो, ज्यादा कपड़े ना हो, ना ज्यादा हेयर ना हो, या ज्यादा पसीना ना आए जिसकी वजह से मुझे धूप हो रही है या गर्म हो रहा है। तो जब आपने नई नीड्स इस्तेमाल करने की कुछ पैदा हो गई, कुछ नई नीड्स पैदा हो गई कि यार मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को या तो यूज करते हैं या तो डिसयूज करते हैं। तो अगर आप उसको डिसयूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये जो आपके ऊपर हेयर्स आ रहे हैं, बॉडी हेयर्स जो आ रहे हैं, ये आप डिसयूज करना कोशिश कर रहे हो, इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये डिजेनरेट होगा, खत्म होगा, आने वाली कहीं प्रजातियों में, कहीं जनरेशंस में ये खत्म होगा। इसी तरीके से नाउ इफ यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गन, अगर फॉर एग्जांपल आप देखोगे पर्टिकुलर एक ही ऑर्गन आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा जो ज्यादा बेटर कंडीशनड होगा, जो ज्यादा प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड होगा। तो ये हमें समझा रहा है कि असल में या तो जब पहले इंटरनल अर्ज उठी, उसके बाद एनवायरमेंटल चेंजेस आ गई, फिर आप इन्हें नई नीड्स पैदा हो गई, फिर आप किसी ऑर्गन को या तो इस्तेमाल कर रहे हैं या तो इस्तेमाल करना छोड़ रहे हैं, ईदर यू आर यूजिंग इट और यू आर डिसयूजिंग इट। तो जब अगर आप डिसयूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गन डिजेनरेट होगा, खत्म होगा। लेकिन अगर आप इसी ऑर्गन को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर और डिटेल में और डेवलप्ड कंडीशन में सामने आएगा।
और यही स्ट्रक्चर फिर आहिस्ता आहिस्ता, चाहे आपने वो डिसयूज किया है या चाहे आपने वो यूज किया है, तो ये आपकी बॉडी में हो गया। जैसे अब हमने देखा कि हमने वो हमारे बॉडी हेयर्स को इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हमारी बॉडी में अभी एक कैरेक्टर बना। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अब इनहेरिट होगा। या अगर आपने कोई ऑर्गन अच्छे से इस्तेमाल किया, ज्यादा इस्तेमाल किया, जैसे गर्दन उस हेयर ने इस्तेमाल किया, तो वो आगे जाके इनहेरिट हो गई। तो दोनों चीजें इनहेरिट होंगी। या तो आप डिसयूज्ड ऑर्गन को भी इनहेरिट कर रहे हो, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आने वाली प्रजातियों में ही खत्म होगा। मे बी दैट नॉट यूजिंग दैट ऑर्गन, वो ना इस्तेमाल करने से शायद आपको कोई फायदा हो रहा है, या ज्यादा इस्तेमाल करने से भी कोई फायदा हो रहा है। तो दोनों चीजों को आप इनहेरिट करेंगे, दोनों चीजों को आप अपने कैरेक्टर्स को आगे भेजेंगे, आने वाली पुश्तों में भेजेंगे, आने वाली उस जनरेशंस में भेजेंगे। और जब यही कैरेक्टर्स आने वाली जनरेशंस में आती है, तो वो आने वाली जनरेशन असल में एक नई स्पीशीज बन जाती है। तो इसी को हम ओरिजिन ऑफ ए न्यू स्पीशीज बताते हैं। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है लमार्किज्म का। सिंपल सी बात है, हम इंटरनल अर्ज क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस है, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रही है, उसके बाद आपके मन में नई नीड्स उठती है, और फिर आप कोई ऑर्गन को या तो इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो यूज कर रहे हैं, या तो डिसयूज कर रहे हैं, या तो इस्तेमाल करना छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ रहे हैं तो स्ट्रक्चरल डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर और ज्यादा बेटर डेवलप होगा। दोनों चीजों को, दोनों सूरत हालों को हम इनहेरिट करते हैं, और दोनों चीजें शिफ्ट की जाती है टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन। उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और यही एक्वायर्ड कैरेक्टर्स फिर आगे जाके एक नई स्पीशीज को बनने में पेश करती है, नई स्पीशीज को बनने में एक थ्राइविंग फोर्स बनता है। तो ये था लमार्क। लेकिन कहीं ना कहीं इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आवाजें उठाई, बिकॉज ये एक ऐसा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंसेप्ट था जहां पे इसने इस इवोल्यूशन की बात छेड़ी। तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला, इवन कि वो एक रियल टर्म क्रिटिसिज्म था। एक सिंपल सी बात मैं समझाऊंगा, जिसमें अगस्ट वाइजमैन ने 1890 में एक प्रॉपर डिफाइंड टेक्निक इस्तेमाल की, जिसमें उसने बहुत सारे चूहों के, माइसेस के टेल्स काटे। तो he was basically understanding if we are disusing a particular organ, can it be shifted or can it be utilized in the coming generations? तो इसने ऑलमोस्ट 20 प्रजातियों के 20 डिफरेंट जनरेशंस के माइसेस के टेल्स काटे। और आगे जाके इसने देखा कि जो भी उसके बाद नई जनरेशन आ रही थी, उनके पास टेल थी। तो उसका मकसद ये था कि हाँ, अगर ऐसा हुआ 20 जनरेशन या 15 जनरेशन के बाद हम ये ऑर्गन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो जब हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो ये कैरेक्टर तो फिर इनहेरिट होना था ना। तो जब ये इनहेरिट हो ही नहीं रहा है, दैट मींस कुछ ऐसा डिसयूज्ड ऑर्गन शिफ्ट हो ही नहीं रहा है, या कुछ ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं जहां पे आप यूज एंड डिसयूज की बात कर सकते हैं। तो उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता असल में एक चीज समझाने की कोशिश की। अगस्ट वाइजमैन ने हमें समझाया कि जो प्रोटोप्लाज्म हमारी बॉडी में होता है, जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का होता है, इसमें उसने बताया दो किस्म के प्लाज्म देखने को मिलते हैं। एक जिसमें इसने बोला कि ये सोमेटोप्लाज्म है, और दूसरा जिसको इसने जर्म प्लाज्म के नाम से जाना। सोमेटोप्लाज्म या जर्म प्लाज्म असल में सोमैटिक सेल्स और सेक्स सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सोमेटोप्लाज्म में इसने बोला कि जो भी चेंजेस हो सकती है वो शिफ्ट नहीं होती, लेकिन जो चेंजेस आप जर्म प्लाज्म में कर रहे हो, अगर कोई भी चेंज जर्म प्लाज्म में हो रही है, तो वो चेंज असल में दूसरी प्रजाति में या दूसरी जनरेशन में देखने को मिल सकती है। तो इसने ये बेसिक कंसेप्ट हमें समझाया था कि किस हिसाब से प्रोटोप्लाज्म के दो कंसेप्ट्स हैं, एक जर्म प्लाज्म और दूसरा प्रोटोप्लाज्म, सॉरी सोमेटोप्लाज्म। और इन्हीं को हम आज सोमैटिक सेल्स और आज जर्म सेल्स को हम सेक्स सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा पहला थ्योरी, जिसको हम लेमार्किज्म के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और थ्योरी आई, जिसको फिर लोगों ने और ज्यादा डिटेल में चेंज करने की कोशिश की। असल में बहुत सारे लोग जो कि इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे,
बहुत सारे लोग इस थ्योरी के फॉलोअर्स थे, और उन फॉलोअर्स में से हमारे पास कोप थे, हमारे पास स्पेंसर थे, हमारे पास पकार्ड थे, हमारे पास कैमरर थे। तो इन लोगों ने कोशिश की कि कहीं ना कहीं हमें कुछ और चेंजेस लाने पड़ेंगी इस लेमार्कियन थॉट में, जिससे क्या होगा, इस थ्योरी को हम और भी एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे इन लोगों ने समझाया कि जो नियोलेमार्क्सिज्म के नाम से इन लोगों ने फिर थ्योरी दी, इसमें हमारे पास कोप थे, हमारे पास स्पेंसर थे, हमारे पास पकार्ड थे, हमारे पास कैमरर थे। इन लोगों ने असल में ये वो टेनेट्स थे इस नियोलेमार्क्सिज्म के। उन्होंने समझाया कि जो एडेप्टेशंस है ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। असल में हम किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अडैप्ट होते हैं, और उस एनवायरनमेंट को अडैप्ट करते करते हम कहीं ना कहीं अपने कुछ ऑर्गन्स में चेंजेस लाते हैं, और जब ये चेंजेस हमारी सोमैटिक सेल्स में हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट फिर हमारे जर्म सेल्स में भी आता है, वो हमारी जर्म सेल्स में भी आता है। और जब हम जर्म सेल्स में वो चीजें देख रहे हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट होता है। तो कैमरन ने असल में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसपे इसने प्रोटोस, एक ऑर्गेनिज्म है, एक एम्फीबियन है जो कि केव्स में रहता है, उसको हम प्रोटियोस एंगुइनेंसिस के नाम से जानते हैं। एक एम्फीबियन है जो कि विदाउट कलर और विदाउट आईज देखने को मिल रहा है, कहां पे, जो कि डिजेनरेटेड आईज है उसकी, कहां पे, जब वो केव्स में रहता है, बिकॉज कोई लाइट अवेलेबल नहीं होती है, तो जिसकी वजह से वहां पे ना ही इसकी बॉडी में कोई कलर था और ना ही इसके आईज फंक्शनल थे। तो इसने क्या किया, ही बेसिकली ब्रॉट दैट एनिमल टू द डे लाइट, इसने उसको डे लाइट में रहना दिया। ही नाउ कम्स अंडर द डे लाइट, और जब वो डे लाइट कंडीशंस में आया तो इसने देखा कहीं ना कहीं उसने अपनी स्किन को ब्लैक किया, और एट द सेम टाइम उसकी आंखें भी नॉर्मल फंक्शन करने लगी। तो ये एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम था लेमार्किज्म थ्योरी का, जहां पे उसने ये समझाया था कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट के हिसाब से हम ऑर्गन्स को यूज या डिसयूज करते हैं। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट बना जहां पे न्यू लेमार्कियन थॉट के नाम से इसको जानते थे। लेकिन इसमें भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म देखने को मिला, इसमें भी फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस देखने को मिली। तो फिर आया हमारे पास एक और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसको हम डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। ये डार्विनिज्म की जो थ्योरी है ये दी थी हमें चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, जो कि पैदा हुए थे 1809 में और मरे 1882 में। तो असल में ये एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, नेचर को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एक वॉयज के लिए सिलेक्ट किया, और वो वॉयज थी हमारे 5 साल की, 1831 से लेके 1836 तक। और इस वॉयज में इसको मल्टीपल कंटिनेंट्स, मल्टीपल एरियाज में जाने से वहां के नेचर को पढ़ने की कोशिश करनी थी, डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने की कोशिश करनी थी। और ये जो हमारा ये जो इसका ये वॉयज था, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एक क्या कहते हैं, एक वेसल था, एक शिप था जिसका नाम था HMS बीगल। तो इस दौरान वापसी पे इसने एक बुक लिखी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये वो कंसेप्ट था जिसने पूरी दुनिया में एक ऐसा वेव लाया और एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट किया कि इंसान कैसे बना है, स्पीशीज नेचुरल सिलेक्शन से कैसे बनते हैं। इस दौरान असल में इसने बस अपनी वो जो एक्सपीडिशन पे ये गया था, उस दौरान इसने एक जगह पे जाके वहां पे इसने गैलापागोस आइलैंड्स में पहुंच के कुछ चीजें नोटिस की। लेकिन इस बावजूद इसने अलग लिटरेचर के मामले में भी बहुत रिसर्च की थी, और आते समय पे इसने फिर माल्थस की थ्योरी, जो कि एसेज उसने लिखे थे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, जिसपे उसने बोला कि पॉपुलेशन हमारी ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, बट जो हमारे फूड होते हैं वो अर्थमेटिकली बढ़ते हैं। तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पे हमारे पास फूड बहुत कम होगा लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी।
चार्ल्स लाइस के उसने प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी समझने की कोशिश की, जहां पे इसने ग्रेजुअलिज्म के बारे में बात की कि किस हिसाब से ये जो हमारी अर्थ है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है स्लोली और ग्रेजुअली, इसमें बहुत चेंजेस देखने को मिलती है। इसी तरीके से अल्फ्रेड रसल की इसने या वेल्स की अल्फ्रेड रसल वेल्स का इसने जो पढ़ा था ऑन द टेंडेंसी, जो पेपर इसने लिखा था टेंडेंसी ऑफ वैरायटीज टू डिपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल टाइप, जो कि एक सिंपल कंसेप्ट था कि इवोल्यूशन कैसे हो रहा है एक सिंगल टाइप से, किस तरीके से हमारे पास बाकी वैरायटीज डिपार्ट हो रही है, कैसे बाकी वैरायटीज बन जाती है, वो सारी चीजें असल में हमें यही समझा रहा है। तो ये जो कंसेप्ट था, ये तीनों कंसेप्ट्स को मिला के फिर इसने जब वहां पे गया, जिसको गैलापागोस आइलैंड्स के नाम से जानते हैं, और गैलापागोस आइलैंड में इसने देखा कि फिंच स्पीशीज जो यहाँ पे अवेलेबल है, फिंच स्पीशीज में बहुत चेंजेस हो चुकी है, फिंच स्पीशीज में बहुत किस्म के डिफरेंसेस देखने को मिले। इसने बोला एक तो ये सिंगल आइलैंड है, और सिंगल आइलैंड में भी मल्टीपल स्पीशीज देखने को मिल रही है, एक एडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिल रही है। तो फिंचेस के बीक्स में भी डिफरेंसेस आ रही है, फूड पैटर्न्स के मामले में भी डिफरेंसेस आ रही है, उड़ने के स्टाइल में भी डिफरेंसेस आ रही है। तो ये सारी चीजें क्यों है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, और इस चीज को एनालाइज करके फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी वेल्स की वो सारी चीजें मिला के इसने एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट किया जिसको डार्विनियन थ्योरी के नाम से जानते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इसको डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। तो डार्विनिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी थ्योरी है जहां पे हमें इवोल्यूशन के मामले में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ चीजें इसने समझाने की कोशिश की। तो जो डार्विनिज्म है, जिस तरीके से लेमार्किज्म में हमारे पास अलग अलग किस्म के प्रपोजल्स थे, पोस्टुलेट्स थे, इसी हिसाब से डार्विन ने भी कुछ पोस्टुलेट्स बताए। पहले हम ऐसे ही पोस्टुलेट्स को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम उसको एक सेंट्रल थीम में लेके आने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसने बोला देयर इज अ टर्म कॉल्ड ओवर प्रोडक्शन, और ओवर प्रोडक्शन मकसद ये था कि हर एक स्पीशीज कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस मींस अगर कहीं ना कहीं वायबिलिटी में, कहीं ना कहीं प्रीडेटर्स की वजह से कहीं ना कहीं खत्म भी हो जाए कुछ लोग, कुछ चीजें, कुछ वायबल्स, तो फिर भी एक कंसेप्ट बचता है कि ना, फिर भी हमारे कुछ बच्चे बच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो बर्ड्स हैं, एक भी बर्ड 15 एग्स देता है, दूसरा बर्ड बस 3 एग्स देता है, लेकिन ये उस सिचुएशन में रहते हैं जहां पे इनको बिल्ली हर दिन इनके पेड़ पे चक्कर लगाती है, दैट मीन जो कि अंडे खाने के लिए आती है। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि किस हिसाब से कौन से वाले बर्ड के बच्चे या कौन सी वाली बर्ड की प्रजाति ज्यादा देर तक टिकने की कोशिश है या टिकने की समयत है। असल में जो बर्ड 15 एग्स दे रहा है उसमें से अगर चलो मानो 4 अंडे या 5 अंडे बिल्ली ने खा भी लिए, तब जाके भी 10 अंडे बचते, इसमें से भी 10 2-4 गिर गए, फिर भी 6 अंडे बचते। तो वायबिलिटी में इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब उस बर्ड जिसके पास ओनली 3 एग्स है, अगर बिल्ली 2 ही चक्कर लगाएगी तो तीनों अंडे खत्म, तो चांसेस है फ्यूचर जनरेशंस के बहुत ही कम। तो ओवर प्रोडक्शन का बहुत बड़ा योगदान है। जब कोई भी पॉपुलेशन ज्यादा प्रोड्यूस करती है तो उससे उसका फायदा ही होता है। दूसरा इसने बोला था कि आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशंस लोगों में पैदा होती है। वेरिएशंस या तो एक ऐसी वेरिएशन होगी जो इसको अपनी ही स्पीशीज के साथ डिफर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बर्ड्स में 3 बर्ड्स ब्लैक कलर के हैं और एक बर्ड रेड कलर का है, और ये जिस जगह पे खाते पीते हैं उसका इंटायर एनवायरनमेंट ब्लैक है, तो ये ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से ये सेफ है। लेकिन जो रेड कलर का या व्हाइट कलर का है, इसमें एक वेरिएशन तो आई थी, लेकिन ये इसको ससेप्टेबल बना रही है खाने के मामले में। तो इस हिसाब से वेरिएशंस बहुत अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, ये इंटरस्पेसिफिक या इंट्रा स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो अगर ये वेरिएशंस आप में आ रही है और आप वो वेरिएशंस ले रहे हैं जो फायदेमंद है, या वो वेरिएशंस ले रहे हैं जो कि नुकसान दे रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी आने वाली प्रजातियों में, आने वाले स्पीशीज, आने वाले जनरेशंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है।
तो उसके बाद इसने समझाया कि देयर इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर एक स्पीशी एक लड़ाई लड़ रही है, एक जंग लड़ रही है। किसके लिए? अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। वो जंग लड़ रही है एनवायरनमेंट के साथ, वो जंग लड़ रही है प्रेडेटर्स के साथ, वो जंग लड़ रहे हैं आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने देखा होगा जो बर्ड्स के 3 एग्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक बर्ड अपना एग्स लगा के, ये एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द बर्ड, बट वो क्या करते हैं कि वो दूसरों के नेस्ट में अपने अंडे डालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसका एग सबसे पहले फर्टिलाइज होता है, और जब वो सबसे पहले फर्टिलाइज हुआ तो वो उस बाकी जो दूसरी स्पीशीज के एग्स वहां पे थे, सबसे पहले वो उनको फेंकने का काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो सारे प्रेडेटर्स जो सारे उसके कंपिटिटर्स थे खाने के मामले में, तो वो पहले ही खत्म हो गए। तो इसी तरीके से ये एक स्ट्रगल है, या कहीं ना कहीं आपस में भी स्ट्रगल हो रहा है। तो 2 किस्म के स्ट्रगल्स है, या 3 किस्म के भी हम रख सकते हैं। एक इंट्रा स्पेसिफिक, दूसरा इंटर स्पेसिफिक, और तीसरा स्ट्रगल विद द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के साथ आपकी जद्दोजहद, आपका जंग अलग है, और आपस में अपने ही भाई बहनों के साथ एक स्ट्रगल अलग है। और बाकी जो स्पीशीज आपके अराउंड में रह रहे हैं, बाकी जो डिफरेंट प्रजातियां आपके अराउंड में रह रहे हैं, उनके साथ आपकी लड़ाई अलग है। तो अगर आप ये तीनों लड़ाइयां जीत रहे हैं, तब जाके आप अपने आप को सिलेक्ट कर रहे हैं नेचर में, और इसी को हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। और यही होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी क्षमताएं हैं, और आप वो सारे स्ट्रगल्स जीत रहे हैं, आप वो हर एक लड़ाई जीत रहे हैं, आप एनवायरनमेंट को भी मात दे रहे हैं, आप अपने भाई बहनों को भी मात दे रहे हैं, आप अलग स्पीशीज को भी मात दे रहे हैं, तब जाके नेचर आपको ही सिलेक्ट करेगा, तब जाके नेचर आपको ही चुनेगा आगे अपनी प्रजातियां बढ़ाने के लिए। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। जो ज्यादा फिट है, सरवाइव कर पा रहा है इस एनवायरनमेंट में, दैट मींस उसके पास वो पॉजिटिव चीजें हैं जो बाकी लोगों में नहीं है, जिसकी वजह से वो लड़ाई कर पा रहा है। ही हैज दैट पोटेंशियल टू स्ट्रगल अगेंस्ट दीज थिंग्स। ये पोटेंशियल इसके पास है कि वो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस कर पा रहा है, और ये किसी न किसी तरीके से उसमें अडेप्टेबिलिटी का भी रोल है। अगर ये एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां पे लोग बहुत कम पानी में ये जी रहे हैं, या पानी फ्लक्चुएशंस की वजह से बहुत कम हुआ, इसमें इतनी अडेप्टेशन हो गई कि ये कम पानी में भी लड़ पा रहा है, ये कम पानी में भी डिसाइड कर पा रहा है, चीजें कर पा रहा है। बाकी जो लोग, बाकी जो इसके स्पीशीज मेंबर्स थे, जो बाकी इसके भाई बंधु थे, वो नहीं कर पा रहे। दैट मींस यही है वो है जो इस चीज को आगे लेके जाएगा, इस प्रजाति को आगे लेके जाएगा। बाकियों को कोई रोल नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, आप डिस्कवरी चैनल या क्या बोल रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स पे आपने वो जो डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, आपने एनिमल्स में देखा होगा कंपटीशन कैसे लगता है एक सिल्वर बैक बनने का। जैसे जब हम गोरिल्लास की बात करते हैं, वो आपस में पहले लड़ाई करते हैं, जो वाला सिल्वर बैक जीतेगा लड़ाई, तो वही उस पूरे ग्रुप का एक लीडर बनेगा। और जब वो लीडर बना, तो जितने भी फीमेल्स उस ग्रुप में हैं, वो सारी फीमेल्स में रिप्रोडक्शन इसके ही हाथों होगा। मेटिंग बस यही एक मेल कर सकता है, बिकॉज नेचर इज सिलेक्टिंग दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, नेचर इज सिलेक्टिंग दैट वन। तो नेचर भी उसी को चूज कर रहा है जिसके पास इतनी क्षमताएं हैं, जिसके पास इतना कैलिबर है। तो ये होता है हमारे पास स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। और यही स्ट्रगल जब ये कर पा रहा है, तो नेचुरल सिलेक्शन होगी। नेचर बस उनको चुनता है जिनके पास ये सारी कैपेबिलिटीज है, बिकॉज यू हैव टू सर्वाइव एंड यू हैव टू बी द फिट वन। जब आप फिट है और सर्वाइव कर रहे हैं, तब जाके आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आप में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चेंजेस होंगी, आप में उन बाकी लोगों से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चेंजेस होंगी जो आपको एक नई स्पीशी बनाने के लिए इस्तेमाल में आएंगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि यार, जो भी हमने अपने आप में चेंजेस लानी है, उससे कहीं ना कहीं आपके पास एक कैलिबर पेश होगा जिससे आप एक नई प्रजाति बना सकते हैं। और ये हुए 4-5 पोस्टुलेट्स हमारे डार्विन के।
अब इन्हीं पोस्टुलेट्स को जब हम एक सेंट्रल थीम में अप्लाई करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं, तो तब जाके आपके पास एक कंसेप्ट क्रिएट होता है जो कि डार्विनियन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस सेंट्रल थीम का सबसे पहला पॉइंट होता है ओवर प्रोडक्शन। तो एक स्पीशीज को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बहुत सारे वायबल प्रोडक्शन देने हैं, एक ओवर प्रोड्यूस पेश करना है। जब ओवर प्रोड्यूस हुआ, ज्यादा हुई, बहुत सारी प्रोडक्शन बनी, तो क्या होगा, एक आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रगल क्रिएट होगा। जैसे हम विल्डर बीस्ट की बात करते हैं, जो विल्डर बीस्ट या ज़ेब्रास आपने देखे होंगे, बहुत सारी प्रोडक्शन होती है, ओवर प्रोडक्शन क्रिएट होती है, लेकिन आपस में फिर लड़ाइयां स्टार्ट होती है। लड़ाइयां इन द सेंस कि आपस में एक जंग छिड़ जाती है। अगर घास बहुत कम है तो आपस में वो जगह लेने के लिए लड़ाइयां होंगी, वो घास का टुकड़ा खाने के लिए आपस में भी लड़ाइयां होंगी, और वो घास का टुकड़ा खाने के लिए बाकी स्पीशीज भी वहां पे आएंगे खाने के लिए। तो एक तो आपने अपने ही विल्डर बीस्ट को भी मात देनी है, दूसरा आपने बाकी स्पीशीज को भी मात देनी है, तीसरा अगर आप उस एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं, या अगर आपके पास उतनी कमजोरी है कि आप दौड़ नहीं पा रहे, आप भाग नहीं पा रहे, आप तेज नहीं दौड़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं शेर इस विल्डर बीस्ट को खा ही लेगा, बिकॉज इसके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है। तो अब इस शेर से बचने के लिए, घास कम खाने से अपने आप को जिंदा रखने के लिए, या बाकी स्पीशीज के राउंड में रहने के लिए आप अपने आप में चेंजेस लाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में कुछ ऐसे एडाप्टेशंस लाते हैं जिसमें आप कम घास खाने से भी ज्यादा देर तक रह सकते हैं। जैसे ऊंट हमारे पास, उसने अपने आप को इस हिसाब से कन्वर्ट किया है कि वो कम पानी में भी ज्यादा देर तक रह सकता है, महीनों चल सकता है। तो उसने अपने आप को उस कैपेबिलिटी के हिसाब से बनाया है, इसीलिए तो उसी ने वो स्ट्रगल जीत ली, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु लिव्स इन दोस हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। इसीलिए तो बस ऊंट ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं हमारे डेजर्ट्स में। क्यों? बिकॉज उसने अपने आप को डाला है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, उसने वो एनवायरनमेंट को भी मात दी, उसने अपने दूसरे स्पीशीज को भी मात दी। दैट्स व्हाई कैमल्स आर ऑल अलोंग दोस डेजर्ट्स। तो ये ओवर प्रोडक्शन के बाद जब स्ट्रगल हुई, और स्ट्रगल कंप्लीट होने के बाद अब आपने वो दूसरी स्ट्रगल भी जीत ली, आपने इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल भी जीत ली, इंटरस्पेसिफिक स्ट्रगल भी जीत ली, अब आपने एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस के साथ भी लड़ा, तो कहीं ना कहीं आप में वेरिएशंस आएंगी, आप में चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप में थोड़ा बहुत चेंज होगा रादर देन दोज डिफरेंट पर्सन जो आपके समानता में रहते थे। तो ये वेरिएशंस दो किस्म के हो सकते हैं, या तो आपके अनफेवरेबल वेरिएशंस हो सकते हैं, वो वेरिएशंस आ गई जिसकी वजह से आप परेशानी हो गए, आपका ससेप्टेबल बन रहे हो डेथ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिलेनियम बर्ड्स की जब हम बात करते हैं, हम जब वो बग्स के बारे में बात, इंडस्ट्रियल मिलेनियम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने देखा जो इंसेक्ट्स थे वो व्हाइट कलर के थे, और जब व्हाइट कलर के थे तो दूर से पहचाने जान रहे हैं, और जब वो दूर से पहचाने जा रहे हैं तो उनको खा भी बहुत रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने आप में एक स्ट्रगल की थी, तो उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया इनटू ब्लैक, क्योंकि जब ये पेड़ के तनों के साथ बैठते हैं तो नजर में नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। इसी तरीके से जब आप चींटियां देख रहे हो, एंट्स, तो एंट्स आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जमीन के नीचे ही चलते रहते हैं, तो बर्ड्स कभी कभार उनको खा लेते हैं। लेकिन यही चींटियों में जब कभी कभार विंग्स आ जाती हैं, बहुत सारी चींटियों में ना विंग्स भी आ जाती हैं, छोटी छोटी विंग्स आती हैं, तो वो उड़ना स्टार्ट करती है। तो जब उसने उड़ना स्टार्ट किया, इससे वो ज्यादा ससेप्टेबल बन जाती हैं बर्ड्स को, बिकॉज बर्ड्स भी उड़ते ही रहते हैं, तो इसको दूर से ही खा लेते हैं। अंदर वो जब उसके पास विंग्स नहीं थे तो वो उड़ नहीं पा रही थी, तो वो जमीन के नीचे ही ज्यादातर रहती थी, तो बर्ड से बच रही थी। तो कहीं ना कहीं दो किस्म की वेरिएशंस आ सकती है, या तो ये वेरिएशंस फेवरेबल होंगी, या तो ये वेरिएशंस अनफेवरेबल होंगी।
अगर अनफेवरेबल वेरिएशंस है तो ये एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो जाएंगे, ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बिकॉज ये सर्वाइव करने के लिए अवेलेबल ही नहीं, दे आर अनएबल टू सर्वाइव दोस कंडीशंस, ये अपने आप को प्रॉपर तरीके से ढाल नहीं पा रहे। दूसरा होता है फेवरेबल कंडीशंस, और इस फेवरेबल कंडीशंस में कहीं ना कहीं आप सर्वाइव कर पा रहे हैं, फिट हो रहे हैं, और जब आप फिट हो रहे हैं तो नेचर आपको सिलेक्ट कर रहा है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस यहीं पे हो रही है। अगर आप में वेरिएबल्स पॉजिटिव है तो चांसेस है आपको नेचर सिलेक्ट करेगा, अगर ये वेरिएबल्स नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं तो आपको नेचर इग्नोर करेगा, छोड़ देगा। उसके बाद यही इनहेरिटेंस हो जाती है आने वाली नई प्रजातियों, आने वाली नई ये जनरेशंस में। तो जब ये नई जनरेशंस में हुई तो आहिस्ता आहिस्ता एक ग्रेजुअल एक्युमुलेशन हो जाता है। ग्रेजुअल एक्युमुलेशन मींस आज इसने थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज किया, कल इसने और थोड़ा बहुत चेंज किया, या हमारे पास स्पीशीज में जनरेशन बाय जनरेशन कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिल रही है। पहले इसके पास पर थे, फिर थोड़े बहुत पर हो गए, फिर और कम हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता के पर ही खत्म हो गए। तो ग्रेजुअल एक्युमुलेशन ऑफ दोज कैरेक्टर्स हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये कैरेक्टर्स इसमें चेंज होते जा रहे हैं। अब जब ये नई स्पीशीज बन गई तो एक प्रॉपर तरीके से जब आप इसको मैच करोगे उस पुरानी स्पीशीज से जिससे ये बना था, तो टोटल डिफरेंस देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा बात कर रहा हूं, जो हमारे बर्ड्स है, बताया जा रहा है कि इनके एंसेस्टर्स थे हमारे जो डायनासोर्स थे। तो आज के बर्ड्स और डायनासोर्स को जब हम सामने रखते हैं तो देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस। इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स, इतने बड़े बड़े अंडे, और आजकल के जो बर्ड्स, इत्तू से बड़े बर्ड्स, इत्तू से बड़े अंडे, लेकिन है तो उसी स्पीशीज से बने ना। तो यहां पे हमें समझने को मिलता है कि असल में ग्रेजुअल एक्युमुलेशन जो ये कैरेक्टर्स की हो रही है, वेट कम होता गया, विंग्स आते गए, आहिस्ता आहिस्ता बीक्स बनते गए, तो कहीं ना कहीं ये बर्ड्स बने, कहीं ना कहीं ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बर्ड्स में कन्वर्ट हुए। तो ये था हमारा सेंट्रल थीम ऑफ डार्विनिज्म, और यही असल में एक ऐसी प्रोसेस बताई गई थी कि हर एक स्पीशी कहीं ना कहीं एक अलग स्पीशी से बना हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कि ह्यूमंस असल में लूका से, फिर आगे जाके मैमल्स में, फिर हम मंकीज से, फिर आगे जाके कन्वर्ट होके ह्यूमंस बने। तो ये भी तो एक ग्रेजुअल एक्युमुलेशन बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आता है द म्यूटेशन थ्योरी, एक और थ्योरी आई जिसने असल में नेचुरल सिलेक्शन के खिलाफ बात की। जब हम बात करते हैं हुगो डे वरीज ने, जो 1900 में आए, और उसने एक थ्योरी बताई जिसमें उसने बोला कि यार जो ये आप नई स्पीशीज की बात कर रहे हैं, असल में कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई एडाप्टेशन नहीं हो रही है, असल में होता क्या है, म्यूटेशन हो रही है। और कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट आ चुका था जेनेटिक्स का, डार्विन तक कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं थी, जीन किसको बोलते हैं, क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, कैरेक्टर किसको बोलते हैं, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं था। लेकिन 1900 तक हमारे पास कहीं ना कहीं मेंडल्स की वजह से वो सारी चीजें आ चुकी थी। तो इसने समझाने की कोशिश की कि जो भी चेंजेस आ रही है स्पीशीज में, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन असल में इसने समझाने की कोशिश की कि जो एक प्रजाति है इसका एक अपना जेनेटिक मेकअप है, और अपना जेनेटिक मेकअप होने की वजह से इसके पास अपने टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। और म्यूटेशन असल में एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एक स्पॉन्टेनियस अल्टरेशन होती है जीन में। जीन में किसी किस्म का एरर आया जिसकी वजह से एक डिफरेंट कैरेक्टर सामने आया। सबसे पहले तो ये समझने के लिए आपको सेंट्रल डोगमा समझने की जरूरत है कि एक जीन असल में क्रोमोसोम के ऊपर होता है, और क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं वो सारे कैरेक्टर्स को आपस में रखते हैं,
और ये एक जीन कन्वर्ट होता है प्रोटीन, सो ये पहले टीआरएनए में, फिर एमआरएनए में, एमआरएनए टीआरएनए वगैरह, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन की वजह से फिर ये बनते हैं प्रोटीन्स, और यही प्रोटीन्स फिर आगे जाके बनते हैं कैरेक्टर्स। तो इसने बोला इस प्रक्रिया के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान अगर कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन हुई, स्पॉन्टेनियस अल्ट्रेशन हुई, एक जीन टोटल फंक्शनिंग छोड़ के दूसरा फंक्शनिंग कर रहा है, इसने पहले जीन था इसका हाथों को काला बनाने का, अब ये इसको लाल बना रहा है, तो एक कंप्लीट चेंज आ रही है, और यही म्यूटेशंस आहिस्ता आहिस्ता एक नई स्पीशी को जनरेट करती है। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसा बता सकते हैं कि जो बर्ड्स आजकल के बने हैं, पहले जो डायनासोर थे उनके जेनेटिक मेकअप में म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन मींस उनके अल्टरेशंस हुए, कहीं ना कहीं जीन छूट गया, कहीं ना कहीं क्रोमोसोम्स अल्टरेशंस हुए, और फिर बहुत सारी चेंजेस हुई, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स सामने आ गए, जो 4 लिम्स थे वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए, जो बड़े बड़े इतने पैर थे वो छोटे छोटे पैरों में कन्वर्ट हो गए। तो म्यूटेशन का इसमें इसने बहुत बड़ा रोल रखा। तो इसका मानना था कि म्यूटेशन ही एक मेजर फोर्स है, एक प्रोपोनेंट फोर्स है, जो स्पीशीज को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इसने टोटल में असल में लमार्किज्म को भी मात दी, इसने डार्विनिज्म को भी मात दी, लेकिन फिर हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए, बिकॉज पॉपुलेशन जेनेटिक्स बहुत बढ़ चुका था, हमारे पास जेनेटिक्स के मामले में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी थी, और हम जेनेटिक्स में जीन्स को फैक्टर्स के नाम से या क्रोमोसोम्स को पार्टिकल्स के नाम से बहुत अलग अलग चीजें हो चुकी थी। तो एक ऐसा कंसेप्ट बन चुका था कि क्या है ये जीन, किस तरीके से हेरिडिटी ट्रांसफर हो रही है, किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्यूर्ड कैरेक्टर्स हो रहा है, जो कि उस टाइम वेल्स ने बोला था, जो उस टाइम उसने बोला था कि हमारे पास जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो हमारे पास सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म के मामले में, और जर्म प्लाज्म ही असल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में शिफ्ट करने। लेकिन अब जाके जब जेनेटिक्स में मेंडल आए, जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स आई, तो मेंडल ने समझाया किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये कैरेक्टर्स शिफ्ट होते हैं, किस तरीके से जो सेक्स सेल्स होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है कैरेक्टर्स को शिफ्ट करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन सेट मिली जिसकी वजह से हम अब एक पोस्टुलेट जो लमार्क ने भी दिया था और डार्विन ने भी दिया था उसको सपोर्ट कर सकते थे कि यार ये शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इसी के रिजल्ट में हमारे पास बहुत सारे टेनेट्स आए, जो मिडिल 20th सेंचुरी में हमारे पास जो कुछ लोग आए जिन्होंने कुछ फैक्टर्स हमारे पेलियोएंथ्रोपोलॉजी से लिए, कुछ सिस्टमैटिक्स से लिए, कुछ जेनेटिक्स से लिए, कुछ लेमार्किज्म से लिए, डार्विन से लिए, तो ये सारी चीजें सामने देखने को मिली। और फिर इन लोगों ने समझाया कि हमारे पास एक ऐसी प्रथा होती है, एक ऐसी प्रॉपर प्रोसेस होती है जिससे नई स्पीशीज बनती है, और इस थ्योरी को इन्होंने नाम रखा था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, या कभी कभार सिंथेटिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इन लोगों का मानना था, जिसमें हमारे पास डोब्झिन्स्की थे, इसमें हमारे पास अर्नेस्ट मेयर थे, इसमें हमारे पास जूलियन हिग्सली थे, इसमें हमारे पास जीजे सिम्पसन थे, इसमें हमारे पास बर्नार्ड रच थे, इसमें हमारे पास लेडी आर स्टिफेंस थी। तो ये कुछ ऐसे टेनेट्स थे जिन्होंने इसको एक नई रंगत में पेश लाया, जिन्होंने असल में डार्विनिज्म, नियो डार्विनिज्म, ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पेलियोएंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स को मिला के एक थ्योरी पेश की। तो उन्होंने समझाया कि यार ये जो स्पीशीज हो रही है, ये तो जनरेशंस हो रही है, इसमें बराबर नेचुरल सिलेक्शन का भी योगदान है, लेकिन जेनेटिक्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, कहीं ना कहीं म्यूटेशन का भी इसमें होता है, कहीं ना कहीं इसमें हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका भी योगदान है, लेकिन हमारे जो कैरेक्टर्स फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन शिफ्ट हो रहे हैं उसमें जेनेटिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्होंने सिंपल से समझाने की कोशिश की
कि सबसे पहले कोई पर्टिकुलर जीन में कोई चेंज आती है, या अगर हम किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हमारा जीन उसी हिसाब से अपने आप को इंटरप्रेट कर रहा है। और जब आप उस जगह पे रह रहे हो तो इन्फ्लुएंस जब एनवायरनमेंट का आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप में थोड़ी बहुत चेंजेस भी आती है। जब माइनर चेंजेस आती है तो यही माइनर चेंजेस फिर हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू चेंज होते हैं जीन्स में, और फिर यही चेंजेस आने वाली स्पीशीज में कन्वर्ट होती है और नई स्पीशीज बन जाती है। इसको हम बोलते हैं द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो आज हमने असल में कुछ थ्योरीज के बारे में समझने की कोशिश की। ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट थ्योरीज थे जिन्होंने इवोल्यूशन को समझने के मामले में हमें बहुत बड़ा योगदान दिया। हमने लमार्किज्म के बारे में बात की, जहां पे हमने समझा कि किस हिसाब से उसने 4 पोस्टुलेट्स के बारे में बात की, जहां पे उसने बोला कि यार हमारे पास यूज एंड डिसयूज होता है, हम जब नई नीड्स में होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोमिनेंट्स आ जाते हैं, या हम अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिल सकती है। फिर यही चेंजेस फिर अक्योर्ड जनरेशंस में आ जाती है और तो वही जनरेशंस बन जाती है। असल में उसका ज्यादा फोकस रहा था यूज एंड डिसयूज पे। लेकिन उसके बाद फिर नियो लेमार्किज्म के लोग आए, उन्होंने उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आई। पूरा एडाप्टेशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। वी आर एडाप्टिंग टुवर्ड्स द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट्स, और जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमें चेंज देखने को मिलती है। फिर इसी तरीके से हमारे पास डार्विन आए, और डार्विनिज्म में हमने देखा कि क्या सेंट्रल थीम है इसका, क्या अलग अलग पोस्टुलेट्स थे, किस हिसाब से इसने ओवर प्रोडक्शन को, किस हिसाब से इसने वेरिएबिलिटी को, किस हिसाब से इसने नेचुरल सिलेक्शन वाज द रियल फोर्स बिहाइंड दैट एडाप्टेशन। नेचुरल सिलेक्शन एक रियल फोर्स है जो आपको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अप्लाई करने को आता है और फिर वो आपको फायदा पहुंचा रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान था। इसी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता इस नयो डार्विनिज्म को देखा गया। फिर हमारे पास आई म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी ने लेमार्किज्म को भी मात दी, इसने डार्विनिज्म को भी बोला नहीं, नेचुरल सिलेक्शन इज नथिंग लाइक दैट। जो प्रोमिनेंट फोर्स असल में हमें स्पीशीज बना रहा है वो है हमारा म्यूटेशन। हमारी जो सेक्स सेल्स पे जो क्रोमोसोम्स पे चेंजेस हो रही हैं, जो जीन्स पे स्पॉन्टेनियस चेंजेस हो रही हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये म्यूटेशन होती है और वहीं पे फिर आगे जाके नई स्पीशीज बन जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और थ्योरी आई जिसको हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बोलते हैं, जो कि आज भी एक्सेप्ट की जाती है। और इसका मानना था कि इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोपेरेंट्स हैं, इसमें हमारे पास जेनेटिक्स का भी रोल है, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं डार्विनिज्म के नेचुरल सिलेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है, एडाप्टेशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और यही एडाप्टेशन आहिस्ता आहिस्ता इसको नेचर सिलेक्ट कराती है, इसमें ज़्यादा फायदेमंद कैरेक्टर्स लेके आती है, और वही फायदेमंद कैरेक्टर्स फिर जनरेट या शिफ्ट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये थी हमारी आज की कुछ थ्योरीज। तो कल हम इवोल्यूशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार जो ये इवोल्यूशन हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या वजूहात है, क्या बेसिक कंसेप्ट्स हैं इस इवोल्यूशन के। जैसे हम स्पेसिएशन की बात करेंगे, किस हिसाब से ये स्पेसिएशन क्रिएट होती है, अलग अलग स्पीशीज बनती हैं अलग अलग जगहों पे, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द टेरेन, बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफी। इसकी वजह से स्पीशीज क्रिएट होती है, नई स्पीशीज क्रिएट होती है। क्या क्या वो अप्लाई करते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पेसिएशन हो जाती है, जैसे ग्रेजुअल स्पेसिएशन हो जाती है। इसी तरीके से हम आगे जाके देखेंगे कि पैरेललिज्म और कन्वर्जेंस की स्पेसिएशंस कैसे हो सकती है, एडाप्टिव रेडिएशंस हमारे पास कैसे होते हैं, ये एडाप्टिव रेडिएशंस किस तरीके से प्रॉपर तरीके से फंक्शनाइज करते हैं। उसके बाद फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक्सटिंक्शन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। और फिर हम कल कोशिश करेंगे पढ़ने की क्या मेजर रेसेस हैं हमारे, क्या असल वजूहात हैं जो हमें डिफरेंट रेशियल क्लासिफिकेशंस में हमें लोगों को कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्या होती है ये इतनी क्लासिफिकेशन, क्या होते हैं ये रेसेस। इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में बात करने की कोशिश करेंगे। सो आप सभी लोगों का शुक्रिया इस क्लास में आने के लिए। मुझे यकीन है कि आपका दिन अच्छा निकलेगा। थैंक यू।